Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In our previous lecture, we were discussing about preferred stock. तो हम लोगों ने previous lecture में discuss कर लिए थी preferred stock की definition और उसकी different features और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ उसके practice questions भी discuss कर लिए थे, ठीक है? So in our today's lecture, we are going to continue our lecture upon the preferred stock और अब हम preferred stock के further कुछ जो भी numerical question है वो discuss कर लेते हैं. So let's start with problem number 8. Problem number 7 और 8 हम लोग आज की क्लास में वो डिस्कस करेंगे. तो प्रॉब्लम नंबर 8 से पहले स्टार्ट कर लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर 8 में कह रहे हैं वेन्स एंड स्टीक्स इनकॉर्पोरेशन हैज अ 9% नॉन कॉलेबल 100 par value preferred stock issue outstanding. वह कहते हैं वेन स्टिक्स इनकॉर्पोरेशन कोई कंपनी है, हैज अ 9% उसका वो डिविडेंड रेट उसने बता दिया आपको, ठीक है. नॉन कॉलेबल जिसने फीचर बता दी कि फीचर कौन सी अप्लाई होगी वहाँ पे नॉन कॉलेबल. $100 पार्ट वैल्यू उसने बता दी है. प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यू आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वो पहले से इशू हो चुके हैं. ऑन जनवरी 1 द मार्केट प्राइस पर शेयर इज $73. ठीक है, जनवरी 1 को जो मार्केट प्राइस पर शेयर थी वो कितनी थी? $73 की थी. डिविडेंड्स आर पेड एनुअली. डिविडेंड्स जो है वो हम लोग एनुअली पे करेंगे ऑन December 31. इफ यू रिक्वायर अ 12% एनुअल रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 12% होता है. What is the stock's intrinsic value to you upon per share basis on January 1? तो per share basis पे आपके पास उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को देखें तो गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन में 9% डिविडेंड रेट भी मौजूद है. हमारे पास उसकी पार वैल्यू भी मौजूद है $100 की, ठीक है. और हमारे पास उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी मौजूद है, दैट इज ऑफ 12%. नॉन कॉलेबल फीचर है. नॉन कॉलेबल फीचर के लिए हमारे पास वी का फॉर्मूला होता था, वी इज इक्वल टू डीपी ओवर केपी. तो टीपी वी हैव दिस रेट, ठीक है. इस रेट को हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डीपी मतलब एक्चुअल डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक कितना पे करना है. 12% बेसिकली इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो उसने केपी आपको खुद से बताया है. तो देन दिस क्वेश्चन इज सो इजी. लाइक हियर द डीपी इज 9%. तो क्या हम 0.09 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $9 की जो हमारे पास वो डिविडेंड आ जाएगा. पी नॉट ऑन जनवरी 1 के ऊपर $73 हमारे पास ये जनवरी 1 को बेसिकली इसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है. तो वहाँ पर हमारे पास वो आ गई है. केपी उसने हमें बताया हुआ था दैट इज ऑफ 12%. तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वी इज इक्वल्स टू डीपी ओवर केपी, ठीक है. डीपी और केपी के ऊपर 9 डीपी हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज ऑफ $9. केपी हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर 12%. तो इसको 0.12 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. और डिवाइड करके जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज ऑफ $75. अब अगर हम अपने वी को अपने पी नॉट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब दैट वाज आवर पी नॉट हमारे पास कितना था? $73. और जो वी हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है? 75. अगर हम इसको कंपेयर करें तो देन आर पी इज ग्रेटर देन आर पी नॉट, ठीक है. हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है और जो उसकी मार्केट प्राइस है वो इस टाइम कम है. सो वो क्या कहते हैं कि वी शुड परचेज द शेयर. अगर ये शेयर इस टाइम हमें मार्केट से मिल रहे हों, ये सिचुएशन ये है कि मार्केट जो उसकी प्राइस है ना इस टाइम शेयर्स की वो $75 है. अगर हम मार्केट से पता करें तो मार्केट हमें $73 में पे करी है. तो इसका मतलब है कि हमें ₹2 के फायदे के साथ $2 के एडवांटेज के साथ बेनिफिट के साथ फायदे के साथ हमें वो शेयर मिल जाएगा. और नंबर 2 डिसीजन पे कहते हैं इफ ऑलरेडी परचेज देन शुड होल्ड द शेयर्स. और अगर ऑलरेडी आपने ये शेयर्स परचेज कर लिए थे तो इस टाइम जो आपकी शेयर की वैल्यू है वो कितनी है? $75. मार्केट आपको कितना पे करिए? 73. इसका मतलब है मार्केट आपको कम पे करिए, यू विल बी इन अ लॉस, ठीक है. अगर हम इस सिचुएशन में अपनी सिक्योरिटी को सेल आउट कर देते हैं तो हमें उससे क्या होगा? हमें उससे नुकसान होगा. सो नुकसान से बेहतर ये कि हम वेट कर लें, ठीक है, अनटिल और अनलेस इट रियलाइज्ड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू एट लीस्ट, ठीक है. यहाँ तक कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो हमारे पास जनरेट हो जाए तब तक हमें क्या करना चाहिए? वेट कर लेना चाहिए. तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी अगर तो परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लेंगे क्योंकि हमें $2 का फायदा हो रहा है. और अगर हम लोगों ने उसको ऑलरेडी परचेज किया हुआ था तो हम लोग उस शेयर्स को होल्ड करेंगे, उसको सेल आउट नहीं करेंगे इस टाइम पे मार्केट में क्योंकि मार्केट से हमें $2 का नुकसान हो रहा है. नेक्स्ट इज अबाउट प्रॉब्लम नंबर 7. प्रॉब्लम नंबर 7 में आपसे कहते हैं पी नॉट इज इक्वल्स टू 100. अच्छा सॉरी, क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले देखिए.
क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 7 में कहता है शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फॉर द बुफेट बस्टर बेसबॉल बैट कंपनी जस्ट सोल्ड फॉर $100 एंड कैरीज एन $8 एनुअल डिविडेंड $8 बहुत से देखिए यहाँ पे रेट नहीं बताया। उसने हमसे कहा है कि आप शेयर ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक फॉर द बफेट बस्टर बेसबॉल बैट कंपनी जस्ट सोल्ड फॉर $100। जस्ट सोल्ड का मतलब है कि अभी अभी वो इस अमाउंट पर जो है वो क्या हुआ है सेल आउट हुआ है, ठीक है। तो ये जो अभी अभी उसने बताया कि सेल आउट हुआ है, तो ये उसकी उसने उसने वो नहीं बताई हम लोगों को, फेस वैल्यू नहीं बताई है, उसने हमें बता दी है उसकी मार्केट प्राइस बता दी, ठीक है। जस्ट सोल्ड का मतलब अभी भी सेल हुआ है, तो इसका मतलब है ये कौन सी प्राइस है, मार्केट प्राइस है, तो हम इसको पी नॉट कहेंगे। और साथ में आपसे कह रहे हैं कैरीज एंड $8 एनुअल डिविडेंड, तो $8 का जो है वो उसके पास क्या मौजूद है, एनुअल डिविडेंड। तो ये जो $8 है ये दिस इज आल्सो अ डिविडेंड पेमेंट, ये डिविडेंड की पेमेंट है आपके पास, ये आपके पास रेट नहीं है, ठीक है। मतलब ये दिस इज अ कैलकुलेटेड डिविडेंड। तो भगवान से आपसे पूछे व्हाट इज द यील्ड ऑन दिस स्टॉक, आपके पास इस स्टॉक के ऊपर यील्ड कितने हैं, विच मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट कीपी फ्रॉम यू, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कीपी जो था वो हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट करना था। पी नॉट हमारे पास मौजूद था 100, उसका $100 से, और डीबी $8 हमारे पास मौजूद था। ये परसेंटेज नहीं थी, परसेंटेज नहीं है, ये डायरेक्टली दिस इज इन डॉलर फॉर्म। तो रिक्वायर्ड अब हमारे पास क्या है कि पी हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम कहते हैं वी इज इक्वल टू डीपी ओवर के पी, ठीक है। वी इज इक्वल टू डीपी ओवर के पी। तो अगर हम ये फार्मूला यूज करें तो जस्ट हमारे पास जीपी ही मौजूद है, ये देखिए डीपी जस्ट $8 मौजूद है ना, हमारे पास केपी है, केपी हमने फाइंड आउट करना है, वी भी हमारे पास नहीं है। अब एटलीस्ट फार्मूला में अगर दो चीजें हमारे पास मौजूद होंगी तब भी हम थर्ड वन को फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। और अगर अब वो नहीं है हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने वी को रिप्लेस कर लेते हैं पी नॉट के साथ, ठीक है। क्योंकि वी हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, तो ये जो कहते हैं ना जस्ट टुडे, अबाउट टुडे, आज ही हुआ है, इसका मतलब है कि वो उसकी मोस्ट रिसेंट प्राइस की बात करें। तो अगर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट या रिक्वायरमेंट ऐसी हो जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो रही होती, तो हम अपने वी को पी नॉट के साथ क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट आ जाएगा। पी नॉट इज इक्वल टू डीपी ओवर के पी। अब पी नॉट हमारे पास मौजूद था $100 था, और यहाँ पे डीपी हमारे पास था 8, और केपी उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हुए हम उसका केपी रेट कितना निकाल लेंगे, ये जो वाला केपी उस तरफ चला जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर उसको हम डिवाइड करेंगे केपी 8/100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8%। Next is basically the important requirement according to paper point of view. We may get a now assume that this stock has a call price of $110 in 5 years. तो कहते हैं कि इसके पास कॉल प्राइस है 5 सालों में। अब देखो दोनों चीजें बता दी, नाउ assume that this stock has a call price of one, कॉल प्राइस भी बता दी है $110 की, और इन 5 years का मतलब 5 सालों में भी बता दिया। अभी ये वाला बॉन्ड जो पहले नॉन कॉल फीचर में था, अब वो किस फीचर में चला गया, अब वो कॉलेबल फीचर में चला गया, ठीक है। अब कॉल फीचर का मतलब है कि हम वहाँ पर हम उसको कॉल बैक करेंगे, 110 उसकी कॉल प्राइस होगी, 5 साल के बाद हमें उसको कॉल बैक करना है। When the company intends to call the issue, कहते हैं कंपनी की इंटेंशन है, कंपनी की प्लानिंग है कि वो 5 साल बाद जो है वो उसको रिकॉल कर लेगी, और कॉल बैक किस प्राइस पे करेगी, $110 पे करेगी। कहते नोट द प्रेफर्ड स्टॉक इन दिस केस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ परपेचुअल। उसने खुद भी बता दिया दोबारा से कि इसको परपेचुअल ट्रीट नहीं करेंगे, इट विल बी बॉट बैक इन 5 years फॉर $110। तो हमें पहले ही पता चल गया था कि जब 5 साल के बाद उसको कॉल बैक करेंगे तो उसके अंदर कॉल बैक फीचर लगेगी, नॉन कॉल फीचर नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब वो परपेचुअल नहीं है, परपेचुअल मीन्स कॉन्टिन्यूड, तो कॉन्टिन्यूड नहीं है, कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब कहते हैं इट विल बी बॉट बैक इन 5 years फॉर $110, उसको हमने बाय बैक कर लेना है 5 सालों में $110 के लिए। व्हाट इज दिस प्रेफर्ड स्टॉक यील्ड टू कॉल, तो प्रेफर्ड स्टॉक का की जो यील्ड टू कॉल है वो कह रहे हैं कि वो बता दें कितनी है। अब बेसिकली जो पहला था ना उसने पूछा था यील्ड ऑन दिस स्टॉक, तो यील्ड ऑन दिस स्टॉक की बात करेगा तो इट मीन्स ही इज सिंपली आस्किंग फ्रॉम यू अबाउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है यील्ड टू कॉल, तो इसका मतलब है कि वो आपसे अब उसका IRR पूछ रहा है, बेसिकली वो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है। यील्ड टू कॉल में यील्ड टू कॉल आपका वो इंटरेस्ट रेट होता है जहाँ पर हमारी वो इंटरेस्ट रेट जहाँ पे हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू की इक्वल आ जाती है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी की बेसिकली भी वो इसमें हैंडआउट मौजूद नहीं है, वरना हम उन वहाँ से पढ़ते हो उसको तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अगेन बता रही हूँ, गौर से सुनिए मेरी बात।
यील्ड टू कॉल आपका वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि आपके जो कि आपके वी को आपकी पी नॉट के इक्वल कर देता है। ठीक है, अभी देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास हम बल्कि प्रॉब्लम एक ही डिस्कस कर रहे थे। उसमें देखिए मार्केट प्राइस कितनी थी, $73, और जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, $75। मतलब हमारे पास जो भी केपी मौजूद होगा हम वो लगाएंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस के इक्वल भी है। अब देखिए इस टाइम पर जो उसकी मार्केट प्राइस है वो कितनी है, $100। हम यहाँ पे जो भी फॉर्मूला पुट करेंगे उसके अंदर जो आंसर है वो $100 आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग यील्ड टू कॉल फाइंड आउट करते हैं बॉन्ड्स के केस में हम लोग यील्ड टू मेच्योरिटी फाइंड आउट करते हैं। इसको इसको हम कहते हैं ना वाई टी सी कहते हैं, इसको वाई टी सी कहते हैं, उसको हम वाई टी एम कहते हैं, यील्ड टू मेच्योरिटी। बॉन्ड्स मेच्योर होते हैं ना तो वो उसको यील्ड टू मेच्योरिटी, जो प्रेफर्ड स्टॉक है इसको हम कॉल करते हैं, तो दिस वुड बी कॉल यील्ड टू कॉल। ठीक है, इसको हम यील्ड टू कॉल कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, अच्छा अगर हम कॉल बैक करेंगे तो हमारे पास रिटर्न भी दो तरह के होंगे, हमें डिविडेंड भी मिलता रहेगा और एट द एंड ऑफ द 5 years हमें कॉल प्राइस भी मिलनी है। ठीक है, मतलब ये कि उसकी कॉल प्राइस भी मिलेगी और हमें उसका क्या मिलेगा, और हमें उसका वो भी मिलता रहेगा, डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो हमने दोनों को ही डिस्काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अच्छा अब इंटरपोलेट करेंगे, इंटरपोलेशन पहले भी हमने पढ़ी थी, बेसिकली दो इंटरेस्ट रेट्स के बिटवीन, दो नॉन इंटरेस्ट रेट्स के बिटवीन हम लोग एक अननोन नंबर जो होता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हम हमारे पास बेसिकली मौजूद है, हमारे पास पी नॉट हमारे पास कितना है, $100 का। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, हम लोगों ने वैल्यूज वो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। एक इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक और इंटरेस्ट रेट ट्राई करेंगे। एक वैल्यू का 100 से ग्रेटर देन और एक वैल्यू का 100 से लेस देन होना जरूरी है। अब जैसे दो दो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एक वैल्यू जो आपका हम इंटरेस्ट रेट पुट करेंगे ना तो वी आ जाएगा, नॉर्मली जैसे पहले कर रहे थे इंटरेस्ट रेट पुट करते थे वी कैलकुलेट कर लेते थे। अब हम एक एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट पुट करते हैं और एक वी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम वी को देखेंगे कि वो 100 से ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू मजीद कम हो जाए तो हमें इंटरेस्ट रेट मजीद इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, जितना जितना प्रेजेंट वैल्यू जो उसका डिस्काउंटेड रेट इंक्रीज होता जाता है प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू को हमें इससे कम ट्राई करना है, या अगर वो कम होगी तो नेक्स्ट वैल्यू को ज़्यादा ट्राई करना है। ऑपोजिट रिएक्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो वैल्यूज के बिटवीन ये वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब है कि उन दो इंटरेस्ट रेट के बिटवीन वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये जो यील्ड टू कॉल है ये भी मौजूद है। और हम फिर उन दोनों जो आपके पास होते हैं इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनके बिटवीन हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन कराते हैं, इंटरपोलेशन कराते हैं, सॉरी। बी के अंदर बेसिकली क्या है, कॉल प्राइस मौजूद है 110 की और एन आपके पास मौजूद है अब 5 years का। तो अब आपने बी कैसे फाइंड आउट करना है, कहते हैं डीपी इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी। डीपी जो है ना वो एनविटी है, हर साल बाद मिलेगा ना, तो ये एनविटी है। जो कॉल प्राइस है वो प्रेजेंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, कॉल प्राइस हमें एक बार ही मिलनी है। ठीक है, तो हमने जस्ट सिंपली 8 इंटू इसको ये कर लेंगे और 110, और ये फार्मूला आपको अच्छे से याद है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी का, जिसको हम कहते हैं 1 - 1/1 + i रेज़ टू द पावर n ओवर i। ठीक है, इस फैक्टर को हम लोगों ने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू वाले फैक्टर में करना है, और ये आपके पास सिंपल इसको हम करेंगे कॉल प्राइस डिवाइडेड बाय 1 + i, 1 + kp आ जाएगा बेसिकली रेज़ टू द पावर n। ठीक है, जहाँ पर मैंने आई बोला उसको आप kp से रिप्लेस कर देंगे। तो वहाँ 8% उसने वैल्यू आपको दी हुई थी, 8% के बाद हमने दो और ट्राई कर लिया है, कोई भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू 100 से ज़्यादा और एक वैल्यू 100 से कम आनी चाहिए। जब हम के पी इज इक्वल टू 9% रखते हैं ना, देन 8 इंटू ये वाला जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है आपके पास वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा 3.890, और प्लस 110 में रख लीजिए ये 0.650, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ गया 102। ये वैल्यू 100 से ज़्यादा है। अगर अब हम चाहते हैं कि अगली वैल्यू 100 से कम हो तो हम इंटरेस्ट रेट को और बढ़ा देंगे। ठीक है, इस बार जो वैल्यू है हमारे पास 100 से कम आनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर हम 10% भी ट्राई कर लेते हैं तो भी 100 से कम नहीं आती, तो फिर हम 10 के बाद 11% ट्राई करेंगे, 12% ट्राई करेंगे, 13%, कोई भी परसेंटेज ट्राई करेंगे, लेकिन इस वैल्यू को उससे कम होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ लेकिन आप उसने 9% से ट्राई किया तो 102 आ गया, 10% से ट्राई किया तो आपके पास 98, यानी कि एक वैल्यू ज़्यादा और एक वैल्यू कम आ गई है। अब आपके पास दो इंटरेस्ट रेट मौजूद हैं, एक 9% है और एक कितना है 10%। 9% के ऊपर जो वैल्यू है 102 है और जो 10% के बिटवीन अंदर वैल्यू है वो 98.62। ये देखो ये हमारा ना लोअर है, दिस इज योर इंटरेस्ट इंटरेस्ट लोअर, और ये आपका क्या इंटरेस्ट हायर।
इसके अगेंस्ट जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू लोअर है, जो इसके अगेंस्ट आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हायर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे इन दो वैल्यूज के बिटवीन वो हमारे पास ये $100 मौजूद है ना, जो हमारी प्रेजेंट वो इस टाइम प्रेजेंट वैल्यू थी, मार्केट प्राइस थी। अगर इन दोनों के दरमियान 100 मौजूद है तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या जो यील्ड टू कॉल है वो भी 9 और 10% के दरमियान में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है आई लोअर प्लस लो लिखा भी है साथ में, आई लोअर आई हायर माइनस आई लोअर प्रेजेंट वैल्यू लोअर माइनस प्रेजेंट वैल्यू यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू यील्ड टू कॉल आएगा, ये बेसिकली यील्ड टू कॉल है। वो यील्ड टू कॉल हमारे पास कितनी थी, वो पी नॉट हमारे पास था $100। तो प्रेजेंट वैल्यू लोअर माइनस प्रेजेंट वैल्यू हायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आई लोअर आपका 0.99 था, आई हायर आपका 0.10 था, आई लोअर आपका 0.09 सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू लोअर। अब लोअर की केस देखिए, हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी, 102.62। तो वो यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस ये टू कॉल हमारे पास $100 आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू लोअर हमारे पास फिर अगेन कितनी थी, 102.62 माइनस प्रेजेंट वैल्यू हायर, तो हायर कितनी थी, 98.638। तो इस तरह से करके इसको हम लोग सॉल्व, इसको माइनस करके ये आ गया, इसको माइनस करके ये आ गया, फिर इनको फैक्टर्स को माइनस करके ये आ गया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस फैक्टर के साथ इसकी डिवीजन होगी, जो आंसर आएगा उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.66% क्लियर हो जाएगा। अब 9.66% भी आप देख लें खुद ब खुद, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वो जो मार्केट वैल्यू है ना, जो उसका पी नॉट है, अगर वो ये 102 और 98 के बिटवीन है ना, इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 9 और 10% के बिटवीन है। अब 9 और 10% के बिटवीन कितना रेट है हमारे पास, 9.66। अब अगर आप यहाँ पर 9% की जगह पे 9.66 रख के देख लेंगे, या फिर मतलब ये वाले फार्मूला में जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.66 और आपका जो एन है वो 5 ईयर्स पुट करेगी, तो जो ये आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी $100। इस बार इस इंटरेस्ट रेट के साथ जो आप कैलकुलेशन करेंगे, वो कितने कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, उसने सिर्फ इंटरेस्ट रेट मांगा था तो हमने वो कैलकुलेट करके बता दी। ठीक है, उसने कहा था रिक्वायर्ड जो उसका यील्ड टू कॉल है वो बता दें, तो हम लोगों ने बेसिकली वो बता दिया है, और बाकी जो सिचुएशन है वो वैसे ही रहेंगी। तो हमारा प्रेफर्ड स्टॉक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से हमारे पास तीन ही क्वेश्चन थे। एक फीचर था हमारे पास, तो दो थी नॉन कॉल फीचर की, और एक क्वेश्चन हमारे पास कॉल बैक फीचर का था, उसमें यील्ड टू कॉल वाला भी था जिसको इंटरपोलेशन से सॉल्व करना था। तो ये मैंने अब आपको करवा दिया है, तो इसको आप देख लें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो फिर हम इंशाल्लाह इसको अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे।